डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मेरे पास तो कई लाइव्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विषय पर आधारित सम्मेलन को किया संबोधित। कृषि मंत्री ने कहा कि उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सरकार देगी पूरा समर्थन। मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन। ग्वालियर चंबल अंचल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं। मुरैना जिला शहद की दृष्टि से भी है काफी आगे। पद्मश्री से सम्मानित किसान भारत भूषण ने औषधि और जैविक खेती के साथ तालाब निर्माण कृषि को बनाया मुनाफे का जरिया। किसान सिंचाई को लेकर बने आत्मनिर्भर। खेत तालाब योजना से सिंचाई की समस्या को किया जा सकता है दूर। किसान प्राकृतिक खेती करके बढ़ा सकते हैं अपनी आय। भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना। लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में होगी बढ़ोतरी। गैर बासमती चावल के शिपमेंट में भी प्रभावशाली बढ़ोतरी। और देश अब बिजली की कमी की जगह पावर सरप्लस नेशन में हुआ तब्दील। 2014-15 की ग्रामीण बिजली आपूर्ति की औसत अवधि 12.5 घंटे से बढ़कर हुई 2019-20 में 18.5 घंटे। 100% गांव के विद्युतीकरण को लक्ष्य से 13 दिन पहले ही किया गया हासिल। और खबरें विस्तार से। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल की खोज शुरू कर दी है। परसेवरेंस रोवर को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज करेगा और साथ ही टूटी हुई चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करेगा। मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर भूविज्ञान और जलवायु का भी पता लगाएगा। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उस सम्मेलन को संबोधित किया और कई बड़े विषयों पर चर्चा की गई, ताकि जो किसानों की आय है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा दिया जाए। प्रसंस्करण जो यूनिट है वो किसानों तक कैसे लाभ पहुंचा सकती है, ताकि 2022 तक जो किसानों का लक्ष्य है कि उनकी आय को दोगुना करना, उनको बढ़ाया जा सके। नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसर का जो विषय है उसको संबोधित किया। उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ देश भर में 10,000 नए कृषक उत्पाद संगठन यानी कि FPO की भी स्थापना की जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसान उठा पाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को तत्परता से स्वीकृतियां दे रही है, ताकि कहीं कोई रुकावट ना आए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश और नवीनतम तकनीक लाने की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि जो निजी निवेश है उसको बढ़ावा दिया जाएगा।
छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही। छोटे छोटे लोन भी किसानों को दिए जा रहे हैं उद्योगों को बढ़ाने के लिए। देश के 86% किसान छोटे किसान हैं और जब तक उन्हें सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा, तब तक गांवों के आत्मनिर्भर बनने और कृषि क्षेत्र के विकास की जो कल्पना है वो पूरी नहीं की जा सकती है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10.5 करोड़ किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपए की धनराशि सीधे दी गई है। छोटे और मझोले किसानों को महंगी फसलों की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि तकनीक का लाभ मिले और गुणवत्तापूर्ण व वैश्विक मानकों के स्तर की फसल का उत्पादन कर सके ताकि जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे गांवों में शीतगृह, वेयरहाउस जैसी अवसंरचनाओं को निर्माण होगा, यानी कि जो भंडारण व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में 10,000 नए कृषक उत्पाद संगठन यानी कि एफपीओ स्थापित करेगी, जो किसान समूह बनाकर खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार इन एफपीओ पर 6,865 करोड़ रुपए खर्च भी करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर जो गांव के किसान उनको मदद दी जाएगी। एफपीओ से जुड़ने पर किसान की खेती में लागत की कमी आएगी और उनका जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ एफपीओ से उन्हें बेहतर बाजार एवं एकीकृत सिंचाई सुविधाओं का भी सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल सकेगा। एफपीओ को खेती के लिए ब्याज में 3% तक की छूट पर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे जो किसान है एफपीओ खोल सकेंगे। भारत दूध बागवानी उत्पादों के मामले में दुनिया में सबसे अग्रणी है, यानी कि नंबर 1 पर है। इसके साथ साथ अब खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कई योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है ताकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको बढ़ावा दिया जा सके। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र के सामने कई नई चुनौतियां हैं और इसमें ध्यान लोगों को आकर्षित करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि धान व गेहूं में ज्यादा पानी लगता है, किसान कम पानी वाली फसलों की तरफ आकर्षित हों, जिसमें दलहन तिलहन के साथ ही मोटे अनाज की खेती पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि इन फसलों में सिंचाई कम लगे और उत्पादन अच्छा रहे। ग्वालियर चंबल अंचल में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावना है और इनका दोहन भी किया जाना चाहिए, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। मुरैना, भिंड और ग्वालियर में तिलहन प्रसंस्करण के कई उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुरैना जिला शहद की दृष्टि से भी अग्रणी है। नेफेड ने शहद के लिए एक एफपीओ भी बनाया है, जिसका किसानों को फायदा मिलेगा, जिसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद उत्पादन में वृद्धि, बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग हो सकेगी। और आपको मिलवाते हैं एक पद्मश्री किसान से। भारत भूषण पद्मश्री किसान है, प्राकृतिक खेती करते हैं और इस खेती के माध्यम से वो किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि जो किसानों की उत्पादन क्षमता है उनको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो भारत भूषण है उनका ये भी मानना है और ये भी किसानों को जागरूक करते हैं कि अगर जो किसान है अपने खेत के आसपास अगर छोटा तालाब बनवा ले तो जो सिंचाई की समस्या है उससे भी वो निपट सकते हैं। पेश है खास रिपोर्ट। भारत भूषण त्यागी बुलंदशहर के बिहटा गांव के निवासी हैं, जो बीते 40 सालों से खेती किसानी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गन्ना, लेमन ग्रास, सहजन, हल्दी एक ही फसल के साथ उगाए गए हैं। दूसरी तरफ शेड में तुलसी, पीला वांसा, चंदन, हींग, भृगुराज जैसे अनेकों जैविक औषधि पौधे हैं। ये औषधीय पौधे कई बीमारियों में रामबाण की तरह आजमाए जाते हैं। सबसे खास है कि इन खेतों में न किसी कीटनाशक का इस्तेमाल है, न किसी तरह की रासायनिक खाद का। एक खेत में कितनी फसलें लगाई जा सकें ये हमको सोचना है। आप जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर हम गन्ना लगाएंगे और गन्ने के साथ साथ में यहाँ पर प्याज और गन्ने के बराबर में हल्दी, तो जहाँ पर गन्ना लगाएंगे वहाँ पर भी 3 से 4 फसल। जहाँ पर गेहूँ खड़ा है यहाँ के बाद में हल्दी लगाएंगे, हल्दी लगने के साथ साथ उसके साथ में मूंग, उड़द या कोई भी दलहनी फसल। साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित भारत भूषण त्यागी खेतों में खरपतवार नष्ट करने वाले जहर के बारे में कहते हैं कि इस जहर ने मिट्टी के जीव और कीड़े खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों ने मिट्टी के जैव पदार्थों और सूक्ष्म जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया है, जबकि खरपतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने और जैव बिरादरी में संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। रासायनिक खेती में ये सिफारिश की गई थी कि सारे खरपतवारों को ख़त्म करना है और जो खरपतवार यदि कहीं इकट्ठे हो गए तो उनको जलाना है, नष्ट करना है। ये सिफारिश ही गलत थी।
जब हम जैविक खेती में देखते हैं तो जो भी बायोमास उत्पन्न होता है, बायोमास ही खेत का भोजन है। तो अलग से खाद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी बायोमास खेत में पैदा होता है उसको यदि खेत पचाता है तो ज़मीन में जीवांश कार्बन तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ में जीवाणु तंत्र भी सक्रिय होता है और तेज़ी से बढ़ता है। 1 एकड़ में अगर हम नेपियर और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास लगाते हैं तो उसमें 10 गोवंश का घास उपयुक्त होता है। और एक गोवंश के गोबर से माना जाता है कि 1 एकड़ के लिए उर्वरक उपयुक्त है। अगर टिश्यू कल्चर की बात करें तो 10 एकड़, अदरवाइज 1 एकड़। तो एक गोवंश से अगर हम 1 एकड़ में जैविक कृषि करें तो 4 लाख की आमदनी होगी। और सिर्फ हम प्रत्येक 10 एकड़ पे 1 एकड़ अगर हम घास के लिए रिजर्व रखें तो 11 एकड़ में 10 गोवंश से हमारा पर एकड़ 4 लाख रुपए की आमदनी होगी, तो सालाना 40 लाख हो गया। ये सस्टेनेबल भी है, खाद की भी जो रासायनिक खाद हैं उसका भी उपयोग नहीं होगा। खेती और वानिकी में जैव विविधता को स्थापित करने के लिए त्यागी ने अपने खेत में 2 बीघे का तालाब भी बनाया है। ये तालाब आसपास के इलाके में पल रहे जलीय जीवों के लिए आश्रय स्थल बनेंगे। साथ ही भूगर्भ जल में भी इजाफा होगा। 2 बीघे का तालाब है, आपको 1 लाख रुपए इसमें मिलना है। और इसके साथ साथ आपने प्रकृति के साथ एक बड़ा उपकार का काम ये किया कि जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं उनका आश्रय बनेगा, वहीं पर मेंढक पैदा होंगे, वहीं पर ही जो कल्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सभी रहते हैं मिलकर, और वो खेत के साथ घूमते हैं। वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया गया है, चूँकि पेड़ की जो जड़ है वो कहीं न कहीं जो हमारा भूजल जो गर्भ है उसको रिचार्ज करती है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। इसके अलावे हम लोगों ने जितने भी अवैध कब्जा से सरकारी ज़मीन को मुक्त करते हैं उसमें हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर में चारों बगल ट्रेंच खोद दें। त्यागी ने खेती किसानी के साथ वृक्षारोपण की ऐसी पद्धति अपनाई जिसमें खेती मुनाफे का सौदा बन गई। साथ ही प्रकृति, जैविक खेती और जल के साथ ऐसा संबंध स्थापित किया कि खेती के साथ वानिकी भी चहचहा उठी। जैव विविधता, प्रकृति के साथ संतुलन, खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल और उसके साथ जल संरक्षण के साथ कैसे खेती को मुनाफे का साधन बनाया जा सकता है, इसकी जीता जागता मिसाल बीटा गांव के भारत भूषण त्यागी हैं, जिन्होंने अपने 40 साल के लंबे अनुभव में खेती को मुनाफे का जरिया बनाया है। कैमरामैन शुभम के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, बुलंदशहर। और अब बात महिला सशक्तिकरण की। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऐसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भी कई तरह के प्रयास कर रही है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक नई पहचान बनाई है और वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही हैं। आज हमने एक ऐसी ही महिला से बात की जिसे नीति आयोग ने देश की 25 सबसे अधिक सशक्त महिलाओं की फहरिस्त में शामिल किया था। महिलाओं को जब भी मौका मिलता है तो सिर्फ वो अपनी पहचान ही नहीं बनाती बल्कि समाज को एक नई दिशा भी देती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको नीति आयोग ने भी 25 देश की सशक्त महिलाओं में शामिल किया था। तो आइए बात करते हैं तेज तर्रार IAS ऑफिसर सोनल गोयल जी से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना तक आपको कई पुरस्कार दिए गए। आपको लगता है जब एक महिला को पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, तो काफ़ी कुछ बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं समाज में? अपने देश में देखें तो चाहे वो रूरल इंडिया हो, चाहे हम अर्बन इंडिया की बात करें, आज बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सोसाइटी के अंतर्गत। ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बल्कि सोसाइटी लेवल पे लोग अपने आप भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो बात करते हैं समाज में जेंडर पैरिटी कि लैंगिक असमानता को दूर करना और जेंडर पैरिटी को इंश्योर करना, उसके इनिशिएटिव्स बहुत लिए जा रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जैसे कि गांधी जी ने भी कहा कि इफ़ यू एम्पावर अ वुमेन यू एम्पावर द एंटायर सोसाइटी अराउंड हर। तो महात्मा गांधी जी की ये बात तब भी बहुत रेलेवेंट थी और आज शायद उससे और ज़्यादा रेलेवेंट है। एक एजुकेटेड महिला, एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड महिला अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों और उनके आसपास में जो लोग हैं जिनकी मदद करना चाहे, उसके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उसको बखूबी करती हैं।
आपको मनरेगा का अवार्ड भी दिया गया था। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो उन्हें हम कैसे और जागरूक कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं ताकि वो अपने हक, अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज़ उठा सकें? तो सुबह उठती हैं सबसे जल्दी और वो सोती सबसे लेट हैं। आफ्टर सर्विंग डिनर बनाने के, खाना देने के बाद वो सो रही हैं। तो आप देखिए उनको पूरे दिन में भी शायद रेस्ट नहीं मिलता होगा। तो मैं ऐसी महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ जो कि जिनको देख के हमें ये शायद ना लगे कि उनकी कोई इनकम जनरेशन हो रही है, कि वो जो है कहीं ऑफिस जाके कहीं काम कर रही हैं, कहीं जॉब कर रही हैं, लेकिन जो उनकी अनपेड लेबर है, जो वो 2 से 3 लोगों का काम पूरे घर में सुबह से लेकर रात तक कर रही हैं। तो इसको हमें लोगों तक ये बात को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ अ वुमेन हु इज़ एट अ हाउस होल्ड। जो घर में भी महिलाएं रह रही हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनका भी बहुत इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। और वो चाहे अर्बन इंडिया में हो चाहे रूरल इंडिया में हो, दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने बात कही कि एक कॉन्शियसनेस बढ़ाने की, उनको एम्पावर करने की, उनको जागरूकता लाने की, तो देखिए ये दोनों तरीके से एफ़र्ट्स अब किए जा रहे हैं। हमारे ग्रामीण आंचल में ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनके एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हैं। चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें, चाहे हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से रूरल लाइवलीहुड मिशंस चल रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत डिपार्टमेंट की ओर से प्रोग्राम है, जल शक्ति मिशन के अंदर है। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि रूरल वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो वहाँ की सोसाइटी में जो लोग हैं उनमें भी अब चेंज आ रहा है, जागरूकता आई है। और वो जागरूकता इसलिए आ रही है क्योंकि एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। देयर वाज अ कॉल बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हम जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, उसको बढ़ावा दें। तो वोकल फॉर लोकल, अभी आप देखेंगे तो टॉय फेयर चल रहा है अभी, जिसमें हम डिफरेंट स्टेट्स में जो लोकल टॉयज़ बनाते हैं, चाहे वो बैम्बू से बनाते हो, चाहे वो वुडन टॉयज़ हो, या उनका जो मटेरियल है उसको बढ़ाने के लिए एक वो टॉय फेयर चल रहा है। त्रिपुरा में मैंने काम किया, वहाँ का बैम्बू प्रोडक्ट बहुत फेमस है। बैम्बू का फर्नीचर मेरे खुद के घर में मैंने लगाया है, ऑफिस में हम यूज़ करते हैं। बैम्बू बॉटल्स उन्होंने बनाई, सो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मार्केट लिंकेजेस। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखा कि स्किल इंडिया मिशन या स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसमें गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, स्पेशली अंदर नीति आयोग भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इनोवेशन की बात करें। हाँ, सरकार कई तरीके से प्रयास कर रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाए, लेकिन कुछ न कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। संतोष चौधरी, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात हैदराबाद की करते हैं। हैदराबाद में एक एग्रीटेक कंपनी है कोरनेक्स्ट। ये कंपनी दूध उत्पादन और पशुपालन के क्षेत्र में ऐसा अनूठा काम कर रही है कि आप सुनकर तारीफ जरूर करेंगे। दरअसल एक स्टडी के अनुसार हमारे देश में अगले 5 साल में पशुओं के लिए चारे की करीब 40% तक कमी होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए कोरनेक्स्ट कंपनी चारे को ताज़ा रखने की दिशा में काम कर रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पशुओं के चारे को कई दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। इसी मंत्र को हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल में तैयार किया, जिसे अब लोग फॉलो कर रहे हैं। कोरनेक्स्ट क्या है ये कंपनी, क्या है ये स्टार्टअप और क्यों लोग इसे फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध भारत में पैदा होता है और इसके साथ ही साथ पशुपालन और डेयरी सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लोगों की दूध के इस्तेमाल का औसत भी बीते दिनों में बढ़ा है, लेकिन एक परेशानी पशुओं के लिए हरे चारे को लेकर आती है। आखिर हमारे पशुओं को ही तंदुरुस्त रखने वाला चारा नहीं मिलेगा तो दूध में शक्ति कैसे आएगी? एक स्टडी के मुताबिक देश में चारे की किल्लत 2025 तक 40% तक पहुंच सकती है और इसी समस्या के समाधान के लिए चाहिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन की। लेकिन जहां पर समस्या है वहां समाधान भी होता है और हैदराबाद के एक स्टार्टअप कोरनेक्स्ट ने, जिन्होंने पूरी समस्या पर काम किया और इस सफर में टीम कोरनेक्स्ट की मेहनत और ईमानदारी साफ दिखाई देती है। कोरनेक्स्ट हैदराबाद की एक एग्रीटेक कंपनी है। कंपनी ने चारे को लंबे समय तक
हरा भरा रखने के लिए काम किया है, जो देश के एक बड़े हिस्से को इस परेशानी का हल आसानी से दे सकती है। माधन क्षत्रिय, अमरनाथ सारागुला, फिरोज अहमद की साझा मेहनत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और इसके लिए इन्हें नेशन स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। We never thought of making smaller bales. We never thought. When it went to the market, the handling of 400 kilograms bales was very difficult by these farmers. 1.5 crore is unimaginable to an Indian dairy farmer or Indian entrepreneur, village level entrepreneur. So without changing the scientific principle, we have achieved almost 1.5 years of complete R&D. We have achieved a quality of silage which is equivalent to European balers. So that is where, and we have got the patent also for that. We are making a rural fodder entrepreneurship करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है, where in which whoever buys this small baler machine, we are taking care of every aspect of the entrepreneurship model. तो इन नई तकनीक से किसानों की लागत भी कम हुई और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट को पहचान मिली है। कंपनी भारत के 20 राज्यों के अलावा केन्या, कुवैत, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कॉर्नेक्स्ट अपनी स्टार्टअप सफर के दौरान इस सेक्टर में दूसरे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है। गांवों में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी काम शुरू कर दिया है। अभी तक 100 युवा कंपनी के साथ जुड़ भी चुके हैं। कंपनी की योजना ई कॉमर्स सेक्टर में भी आने की है। योजना एक नए किसान कारोबारी नेटवर्क बनाने की भी है, जिससे किसानों को विश्व स्तर की तकनीक सस्ते दामों पर मुहैया कराई जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिले। आत्मनिर्भर भारत देश में तभी सफल हो सकता है जब भारत के गांवों में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो। और अब जब ई कॉमर्स की ताकत किसानों के हाथों में आई है तो इससे देश एक अलग मुकाम पे जा सकता है। और अब बात करेंगे असम से लाल चावल की पहली निर्यात जो खेप है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गई। उससे किसानों को क्या लाभ होगा? भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया है। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। इससे किसानों को भी लाभ होता है और ये शरीर के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। इसके साथ साथ निर्यात प्रमुख चावल जो चावल की इस किस्म को बाओ धान भी कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक एलटी फूड्स द्वारा किया जा रहा है। इससे किसानों को भी लाभ हो रहा है। निर्यात किए गए लाल चावल की इस खेप को एपिडा के जरिए अमेरिका के लिए रवाना किया गया है। इन लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के जो किसान परिवार हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ एपिडा विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से चावल के निर्यात को बढ़ावा देता है। सरकार ने एपिडा के अंतर्गत चावल निर्यात संवर्धन मंच की भी स्थापना की है, जिससे निगरानी भी रहेगी। 2020-21 में अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान गैर बासमती चावल के शिपमेंट में प्रभावशाली बढ़ोतरी देखी गई है। गैर बासमती के निर्यात में रुपया अवधि में 125% और 115% डॉलर की वृद्धि देखी गई है। इसके साथ साथ अप्रैल जनवरी 2021 के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 26,058 करोड़ रुपए का रहा। अप्रैल जनवरी 2020 के दौरान यह 11,543 करोड़ रुपए का पहुंचा है। और अब बात करेंगे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की, जहां 29वें संस्करण की शुरुआत आज से हो गई है। कोरोना महामारी के चलते 4 दिनों तक चलने वाले पुस्तक मेले का इस साल वर्चुअल तरीके से आयोजन हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया था। इस साल पुस्तक मेले की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 1972 में शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है और हर साल पुस्तक प्रेमियों को इसके आयोजन का बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन इस साल वर्चुअल तरीके से होगा। 6 से 9 मार्च तक चलने वाले पुस्तक मेले की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को एक वर्चुअल समारोह में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि कोरोना काल के दौरान विषम परिस्थितियों में भी देश में ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारत को नॉलेज हब के तौर पर स्थापित करेगी।
नई शिक्षा नीति 2020 की थीम रखी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी भारत एक ऐसी नई शिक्षा नीति को लेकर आया है जो पूरी दुनिया को, भारत को एक न केवल नॉलेज के हब के रूप में करेगा, न केवल भारत के उस ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार को अंतिम छोर से लेकर के और विश्व के स्तर तक पहुंचाएगा, बल्कि जो एक अच्छा मानव के साथ एक महामानव भी बनाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इस बार भारत और विदेशों के 160 से अधिक पब्लिशर और एग्जीबिटर ई स्टॉल के जरिए शिरकत करेंगे। लोग ई स्टॉल के जरिए प्रकाशकों की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पुस्तक मेले के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर 2 दर्जन से अधिक वेबिनार, सेमिनार और कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा नीति के अंदर इस बात को पर जोर दिया गया है कि एक छात्र अपनी क्षेत्रीय या मातृभाषा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा ले। इसलिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा और एक क्षेत्रीय और मातृभाषा को लेकर के बाइलैंग्वेज पुस्तकों की रचना की। ये पुस्तकें मल्टीलैंग्वेज होने वाली हैं। 3 या 4 भाषाओं को लेकर के भी हम पुस्तकों की रचना करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में एनबीटी सहायक हो सके, इस प्रकार का हमारा अपना निर्णय है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, फ्रांस, ईरान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन और इटली समेत 15 से अधिक देशों के प्रकाशकों की भागीदारी होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, साहित्यकार और शिक्षाविद भी इस वर्चुअल आयोजन में शिरकत करेंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार। हर क्षेत्र में बड़ी ही शिद्दत के साथ अपनी पहचान बनाती महिलाओं की सेहत, दिशा और दशा पर एक विशेष कार्यक्रम। 8 मार्च विश्व महिला दिवस, स्वास्थ्य की चुनौतियां और महिलाओं के अधिकार। स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर।